हैप्पी टीचर्स डे के लिए। देखो सब पहले टीचर्स डे का मैसेज करेंगे, पढ़ना भूल जाए लेकिन टीचर्स डे विश करना। धन्यवाद बेटा सबको विश करने के लिए। याद था सबको टीचर्स डे? वीडियो साफ नहीं दिख रही बिल्कुल भी राकेश, धुंधला दिख रहा है सब कुछ। थोड़ा इसको क्लियर करो ना बेटा। सबसे पहले टीचर्स डे पे आप लोगों को हमारी तरफ से यही विश है कि बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि इस साल का जो टाइम है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है तुम लोगों के लिए। ठीक है, अब आप लोगों को मेहनत की ज्यादा जरूरत है। ये मान लो अब से लेकर, जब से बड़े हुए हो ना, जब से लेकर के अब तक आप लोगों के लिए इस बार का जो समय है वो ऐसा है, आप लोगों की एक मान लो बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है। ठीक है, क्योंकि टाइमिंग आप लोगों की बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अगर अब इस खराब जो तुम्हारा हुआ है टाइम, अगर आप उसको वापस रिकवर करना चाहते हैं तो बिल्कुल मन लगा के पढ़ो। ठीक है, एक मिनट भी आप लोगों की अब खराब नहीं होनी चाहिए। कम से कम 6 तो आप लोगों की सब्जेक्ट है, 5 तो सॉरी सब्जेक्ट है आप लोगों की, तो 5 सब्जेक्ट 1-1 घंटे, तो यानी कम से कम 7-8 घंटे तो आप लोग पढ़ो। 5 सब्जेक्ट के 5 घंटे, और 1-2 घंटे उन सब्जेक्ट को दो पर्टिकुलर जो आप लोगों को बिल्कुल नहीं आ रही। क्योंकि अब अगर रेगुलर क्लास होती ना तो सितंबर तक पूरा सिलेबस हो चुका होता। 1 अक्टूबर से तो केमिस्ट्री की प्री बोर्ड स्टार्ट करवा देती हूँ मैं। अब आप सोच लो कहाँ, तो अभी सिलेबस ही बाकी है। ठीक है, तो इसलिए मन लगा करके पढ़ो। एक चैप्टर जो पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, उसमें कोई भी दिक्कत हो, कोई भी ऐसी चीज जो आप लोगों को नहीं समझ में आती, उसको पूछो भी। इस बार समझ में आ रही है बात? ऐसा चैप्टर एक बार ही, चाहे अब ये लाइव क्लास ये समझ लिया करो, ये समझ के पढ़ा करो। ये कई बच्चे तो क्या है जैसे टाइम पास समझ के पढ़ लेते। बेटा इस तरीके से पढ़ो कि वास्तव में आप लोगों को ये लगना चाहिए कि अपन क्लास में ही पढ़ रहे हैं। समझ में आ रही है बात? इसलिए क्योंकि देखो नुकसान और किसी का नहीं है, ना हम लोगों का है। सबसे बड़ा लॉस आपका है, आप लोगों को ही होगा इस चीज का। समझ रहे हैं? क्योंकि ये तो ये मान लो ऐसा बुरा वक्त आ गया, बीमारी भी चली जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आप लोगों का फ्यूचर जो है उसके ऊपर ये मान लो ये ग्रहण लगा हुआ है। और अब इस कंपटीशन के जो ये जमाना है, इस कंपटीशन के युग में अगर तुम लोग दिल लगा के मन लगा के पढ़ लोगे ना तो कहीं मुश्किल नहीं आएगी। समझ गए? ये मत सोचो अभी भी 100 नंबर लाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं जो टारगेट देती हूँ ना वो 100 में से 100 का ही देती हूँ। देखा है तुमने लास्ट ईयर कई बच्चों के, 2-3 बच्चों के अपने 100 में से 100 नंबर आए हैं। 25 बच्चे ऐसे हैं जिनके 90 से ऊपर नंबर है केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा मन लगा करके पढ़ो। आ गई बात समझ में? कोई भी टॉपिक एक दिन जो मैंने आज पढ़ा दिया उसको बहुत अच्छे से घर पे पढ़ो। नहीं समझ में आता रिकॉर्डिंग से दोबारा देखो, फिर भी नहीं समझ में आता दूसरे दिन की क्लास में बोलो मैडम ये चीज आप दोबारा समझा दो। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है, अपन एक दिन की जगह 2 दिन में अपना लेसन कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए। ठीक है, पूरे जब लेसन में कंप्लीट करवा दूं सिलेबस, आप जो लेसन बोलेंगे उसी लेसन से मैं रिवीजन स्टार्ट करवाऊंगी, लेकिन पहले एक बार पढ़ो तो सही पूरे लेसन को। ठीक है, तो अब ध्यान दो, कोई आपको चैप्टर ऐसा नहीं लगेगा जो आपको नहीं आता होगा। इस चैप्टर में 3 भाग है, एल्कोहल का भाग मैंने पूरा पढ़ा दिया। ठीक है, अब अपन फिनॉल का भाग पढ़ रहे थे। फिनॉल में मैंने आप लोगों को कल बताया था, इसकी निर्माण की विधियों को मैंने 2 भागों में विभाजित कर दिया। समझ गए? और बेटा मेरे लिए सबसे बड़ी जो तुम विश कर रहे हो, मेरे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा यही है कि आप लोग मेहनत करो। जब आप लोग मेहनत करोगे, आपका नाम बड़ा होगा, तो हमारा नाम तो आपके पीछे पीछे अपने आप ही हम लोगों को इज्जत मिल जाएगी। ठीक है, इज्जत आप लोगों के पैर छूने में या हाथ जोड़ने में नहीं मिलती हम लोगों को। आप लोग जब बहुत बढ़िया नंबर लाते हो तो हम लोगों को अपने आप इज्जत मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों का सक्सेस होना ही हम लोगों का सक्सेस होना है। अब देखो फिनॉल के लिए 2 अपन ने पार्ट बना लिए थे, प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक विधि।
आज अपनी औद्योगिक विधि पढ़ेंगे। प्रयोगशाला में मैंने एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवा दूं, 5 विधियां बेटा प्रयोगशाला विधियां हैं, और 5 आज भेजूंगी मैं इसका पीडीएफ एक साथ, क्योंकि कल ये पूरा नहीं हुआ था औद्योगिक विधि। एक साथ निर्माण की विधियों का पूरा आप लोगों को भेज दूंगी, फिर कॉपी में लिख लेंगे। और 5 इसकी औद्योगिक विधियां हैं, ठीक है। अब देखना ध्यान से, मैंने बताया था इसका फर्स्ट उसका फर्स्ट एक जैसा ही होगा, इसका सेकंड देखना उसके सेकंड के जैसा होगा, इसीलिए मैंने इस हिसाब से बनाया है। हेलो एरिन से बनाते हैं फर्स्ट। हेलो एरिन वही 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेयर दाब होगा। और जब अपन इसमें क्षार डालेंगे तो ध्यान रखना बेटा इस अभिक्रिया में, उसमें अंतर समझना, डाउ प्रोसेस में क्या अंतर है दोनों। लेते तो अपन हेलो एरिन ही है, यहाँ अपन क्षार डालते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर की रेंज ध्यान रखना। तो यहाँ से क्या होगा H और यहाँ से Cl HCl बाहर जाएगा, और HCl बाहर जाकर के बनेगा ONA सोडियम फिनॉक्साइड, जिसका अपन जल अपघटन करवाएंगे तो फिनॉल बनेगी। मतलब ये है कि फिनॉल का जो निर्माण है वो 2 पदों में संपन्न हो रहा है। अब आ जाओ डाउ प्रोसेस क्या होती है। सेम टू सेम ये की है, ये डाउ प्रोसेस, फर्क सिर्फ कितना है, यही NaOH लोगे, यही 623 केल्विन ताप, 300 एटमॉस्फेयर दाब, सब कुछ यही है। लेकिन यदि इस अभिक्रिया में मैं उत्प्रेरक लगा दूं CuCl2, अब ये डाउ प्रोसेस हो गई। अब ये हेलो एरिन से बनाने वाली नहीं है, ये डाउ प्रोसेस है। डाउ प्रोसेस में जैसे ही आपने कैटलिस्ट डाल दिया, उत्प्रेरक डाल दिया, अब अभिक्रिया 2 पद में नहीं होगी, कितने पद में होगी, 1 में ही होगी। अर्थात इस बार सोडियम फिनॉक्साइड नहीं बनेगा, इस बार सीधा ही इसमें से Na और इसमें से क्या बाहर जाएगा, Cl। NaCl बाहर जाते ही क्या बन जाएगी बेटा, फिनॉल बन जाएगी। समझ गए, NaOH ही ले रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट फिनॉल आप नहीं बना सकते थे, अपन ने सीखा था प्रयोगशाला विधि में कि अपन लैब मेथड के अंदर पहले फिनॉक्साइड बना रहे थे, फिर फिनॉल बना रहे थे। लेकिन अगर कैटलिस्ट डाल देंगे, कैटलिस्ट अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देंगे, तो बढ़ाते अब की बार जो बन रहा है वो स्थायी उत्पाद होगा, NaCl हट जाएगा और सीधा सीधा फिनॉल का निर्माण हो जाएगा। समझ गए। एक और चीज ध्यान दो, आपकी बुक में बुक और पेयर रोल सॉरी रफ कॉपी साथ लेके बैठा करो, हमेशा देखा करो। एक तो NaOH की अभिक्रिया है और एक तुम्हारे सोडियम कार्बोनेट से बनाने का तरीका भी है। दूसरा देखो, 2 अभिक्रियाएं दी हुई है बुक के अंदर, एक साथ देखो ध्यान दो। एक तो आप लोगों के थी NaOH डाल करके, और दूसरी अभिक्रिया देखो, पेज नंबर बता दूं 231 पे ध्यान दो बेटा। तो 231 पेज पे देखो, दूसरी अभिक्रिया देखना सोडियम कार्बोनेट की भी है। मतलब ये है कि यदि आपके पास में क्षार नहीं हो तो आप इस अभिक्रिया में इस हेलो एरिन की क्रिया सोडियम कार्बोनेट प्लस के अंदर क्या लेंगे बेटा, ध्यान दो, एक मार्कर बेटा दूसरी देखो, सोडियम कार्बोनेट और प्लस के अंदर क्या ले लें, H2O लेकर के भी करवा सकते हैं। जब भी क्या होगा देखो, H2O लिया, सोडियम कार्बोनेट लिया, देखना कैसे बनती है फिनॉल। यहाँ से Na और यहाँ के क्या जाएंगे बाहर, Cl, NaCl बाहर चला जाएगा, इसका एक Na एक बचा है ना, तो Na यहाँ इसमें से बाहर चली जाएगी CO2, तो बच रही है एक ऑक्सीजन, उधर बच रहा है HOS, उसका OS तो जुड़ जाएगा इधर। ठीक है, आगे बात बचा तुम्हारे पास Na, एक Na बचा है, एक ऑक्सीजन बचा है, एक OH बचा है, तो क्या बाहर चला जाएगा, NaOH। ठीक है, NaCl चला जाएगा, NaOH चला जाएगा, CO2 चली जाएगी, फिनॉल जुड़ जाएगा। ये भी डाउ प्रोसेस ही है। और वो का वही तापमान लेना है, वही प्रेशर लेना है, सब चीजें वही है। सिर्फ NaOH की जगह तुम सोडियम कार्बोनेट और H2O भी ले सकते हो। आ गया पहला समीकरण समझ में, डाउ प्रोसेस एक दूसरे से जोड़ के पढ़ो, डाउ इधर उधर हेलो एरिन। ठीक है, दूसरा प्रक्रम ध्यान दो, राशिंग प्रोसेस बोलते हैं इसको, राशिंग प्रक्रम। अब राशिंग प्रक्रम क्या होता है, ध्यान दो, राशिंग प्रक्रम ये देखो उधर बताओ बेंजीन के द्वारा। सेकंड प्रोसेस थी लैब की बेंजीन, मतलब राशिंग में अपन किससे बनाएंगे फिनॉल, बेंजीन से बनाएंगे। समझ रहे हैं बात। तो ध्यान दो
जैसे डाउ, कल भी बताया था मैंने, छोटा सा नाम है डाउ, इसीलिए एक ही पद में फिनॉल बनेगी। राशिंग मतलब पहले तो राशिंग प्रोसेस में अपन हेलो एरिन बनाएंगे, ठीक है, फिर बेंजीन से बनाएंगे हेलो एरिन, और हेलो एरिन बनाने के बाद में फिर बनाएंगे फिनॉल। स्टार्टिंग बेंजीन से करनी है, जैसे उधर भी सेकंड बेंजीन था, तो बेंजीन से अपन ये जो कैटलिस्ट यहाँ डाल रहे थे डाउ में, वो वाला अपने को स्टार्टिंग में डाल देना है CuCl2। CuCl2 और ध्यान देंगे, जैसे CuCl2 डाला तुमने, कैटलिस्ट डाला, और इसका मैंने करवा दिया क्लोरीनेशन, हेलोजिनेशन करवा दो, कोई से भी हेलोजन जोड़ सकते हैं ClBrI में, तो जोड़ते यहाँ का H और यहाँ का Cl HCl बाहर जाएगा, और एक Cl इसके ऊपर जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगी, क्लोरोबेंजीन। समझ में आ गई बात। अब क्लोरोबेंजीन में राशिंग, राशिंग में ध्यान देंगे, जैसे राशिंग वर्ड बोल रहे हो तो देखो याद करने का तरीका बताओ, जब अपन राशिंग बोल रहे हैं तो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, कौन से वर्ड पे तुम्हें ये लग रहा है कि ज्यादा जोर लगा करके अपन बोल पा रहे हैं, बताओ। राशिंग तो राशि, सी वर्ड पे ज्यादा जोर लग रहा है ना, देखो रा बोलने में इतना जोर नहीं आ रहा, सिंह गए बोलने में भी नहीं आ रहा, लेकिन राशिंग, सिंह, सी का मीनिंग क्या डालना है अपने को इसमें, सिलिका। SiO2 को क्या कहते हैं अपन, सिलिका कहते हैं। तो अब उत्प्रेरक क्या डालना है आपको, सिलिका डालना है। जैसे ही सिलिका डाल के इसका क्या करवाएंगे बेटा, जल अपघटन, तो यहाँ से HCl हट जाएगा और क्या बन जाएगी, फिनॉल। आ गई बात ढंग से समझ में। ये सेकंड मेथड कंप्लीट हो गया, राशिंग प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद थर्ड ध्यान देंगे, के का मीनिंग है कोलतार से। के का मीनिंग किससे बनाना है, कोलतार से बनाना है। ध्यान दो कैसे बनाएंगे कोलतार से। कोलतार किसको कहते हैं, कार्बन का एक अशुद्ध रूप होता है कोलतार, ठीक है। कार्बन जो है उसका इम्प्योर फॉर्म होती है, उसे अपन कोलतार बोलते हैं। आम भाषा में कोलतार को अपन डामर भी बोलते हैं। जानते हैं कि डामर क्या होती है, ये रोड के ऊपर देखा है जहां पर रोड बनाने में यूज में आती है ब्लैक फ्लैग, वो है कार्बन की इम्प्योर फॉर्म डामर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोलतार बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, कोलतार से फिनॉल का सिंथेसिस अपन कैसे करेंगे, कैसे फिनॉल का निर्माण करेंगे, वो ध्यान देंगे। मैंने लिख लिया कोलतार, ये आप लोगों के थ्योरी की तरह ही लिखा हुआ है। कोलतार का अपन सबसे पहले प्रभाजी आसवन करवाएंगे, विधि है प्रभाजी आसवन, स्टीम डिस्टिलेशन बोलते हैं अपन इसको इंग्लिश में। कोलतार का प्रभाजी आसवन का मीनिंग है उस कोलतार को अपन तब तक बॉईल करेंगे, तब तक उबालेंगे जब तक कि उसकी क्या नहीं बन जाए, वाष्प नहीं बन जाए। समझ में आ गई बात। उसको तब तक आपको गर्म करते जाना है जब तक उसकी वेपर नहीं बन जाए, वाष्प नहीं बन जाए। जैसे तुम कोलतार का प्रभाजी आसवन करोगे, करते ही क्या होगा, उससे बनेगा एक ऑयल सा, उसके ऊपर बाहर आ जाएगा, एक तेल आ जाएगा बाहर निकल के। जब अपन उसको उबालेंगे तो एक तेल, एक ऑयल बाहर निकल के आएगा, जिसको अपन बोलते हैं मध्य तेल अंश। समझ रहे हैं, जिसका फॉर्मूला वही होगा जो फिनॉल का होता है, मध्य तेल अंश। कारण क्योंकि मध्य तेल अंश होती है एक टाइप की फिनॉल ही है, बट फिनॉल की इम्प्योर फॉर्म है ये, लेकिन ये फिनॉल की क्या है, अशुद्ध अवस्था है। समझ गए, बन गया मध्य। अब उस कोलतार को गर्म करने के बाद, गर्म करने का मतलब मैं दोबारा बता दूं, तब तक गर्म करना है जब तक वो वाष्पित नहीं हो जाए, मतलब वाष्प बनने लगे ना, वहीं अपने को रोक देना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मध्य तेल अंश बना दिया तुमने, ऑयल आपको दिख जाएगा ऊपर, उसके अंदर आपको क्या डालना है बेटा, क्षार डालना है। क्षार कोई सा भी KOH या NaOH, NaOH मिलाते ही देखो क्या होगा, यहाँ का H इस OH के साथ क्या बाहर जाएगा, H2O, और बनेगा C6H5ONa। क्या है ये, सोडियम फिनॉक्साइड। समझ गए, बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड का जल अपघटन करवा दो, वो तो आता है अपने को कि फिनॉक्साइड से अपन फिनॉल कैसे बनाते हैं। जैसे ही सोडियम फिनॉक्साइड में आप जल डालेंगे, या ध्यान देंगे, जल डालते ही क्या होगा बेटा, NaOH दोबारा बाहर जाएगा,
और क्या बन जाएगा C6H5OH। इस तरीके से अपने को क्या प्राप्त होगी, फिनॉल। दोबारा सुन ले, कोलतार का प्रभाजी आसवन करवाते हैं तो मध्य तेल अंश प्राप्त होता है। उस मध्य तेल अंश में जैसे ही अपन क्षार डालेंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, जिसको जल अपघटित करने पर फिनॉल का निर्माण हो जाता है। समझ गए? ठीक है। अब उसके बाद ध्यान देंगे, ये हो गए 3 मेथड, बहुत ही सरल सरल है, कुछ भी नहीं है इनमें। अब आ गया फोर्थ मेथड, क्यूमीन के द्वारा। फोर्थ मेथड अपना क्यूमीन, कहते किसको है क्यूमीन? सबसे पहले तो ये सुनो, क्यूमीन क्या होती है, ध्यान दो बेटा। क्यूमीन, ध्यान दो, बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपिल ग्रुप, बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपिल ग्रुप, ये लगा दिया मैंने आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल कहते हैं इसको। तो बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपिल का योग क्यूमीन कहलाता है। ये है क्यूमीन, समझ गए? क्यूमीन कहते हैं बेंजीन के ऊपर जब आइसोप्रोपिल जुड़ा हुआ रहता है। समझ गए? क्या करेंगे, ध्यान दो। सबसे पहले करवाएंगे अपन ऑक्सीजन से क्रिया इसकी। देखना क्या होगा, ऑक्सीजन जैसे अपन ने ग्रिग्नार में काम में लिया था, याद आया 5वां मेथड, कल पढ़ा था ग्रिग्नार, ऑक्सीजन से क्रिया करवा रहे थे पर किस रूप में जुड़ रहा था ग्रिग्नार के साथ में ऑक्सीजन? परोक्साइड के रूप में। तो यहाँ भी परोक्साइड के रूप में ही जुड़ेगा ऑक्सीजन। देखना कैसे जुड़ेगा। अब ध्यान दो, परोक्साइड आखिर लगेगा का, परोक्साइड इन बड़े समूहों के बीच में ऑक्सीजन नहीं जुड़ सकती, तो ऑक्सीजन जुड़ेगी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच। मैं तुम्हें समझाने के लिए इस हाइड्रोजन को इधर रख देती हूँ, समझ गए? अब इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में किसको जोड़ोगे? ऑक्सीजन को। तो ध्यान दे, ये रहा CH3, ये इधर वाला CH3, ये O, ये O और ये H। पेरोक्साइड किसको कहते हैं अपन? ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन को। अब जैसे ही आप इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, देखना बंध किस तरीके से टूटता है, ध्यान दो। देखो, ये वाला जो बॉन्ड है ये टूटेगा यहाँ से। अपने को पता है बंध हमेशा पेरोक्साइड दोनों ऑक्सीजन के बीच से टूटता है, कल देखा था अपन ने। ठीक है, ये टूटते ही देखो इधर ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये वाली ऑक्सीजन क्या करेगी, ये बॉन्ड देखा है जो रिंग वाला है, ये रिंग वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। देखना जहां मैंने एरो लगाया, शिफ्ट होते ही बेटा यहाँ कितने बॉन्ड हो जाएंगे? डबल बॉन्ड, और वो कनेक्शन उधर से खत्म। तो क्या बन गया? CH3 CO CH3, क्या कहते हैं? एसीटोन। CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, प्रोपेनॉन, जिसका यूकेसी नाम, एसीटोन बन गई। प्लस OH हो गया अलग हवा में और रिंग हो गई अलग हवा में, अलग अलग हो गए दोनों। तो OH आएगा रिंग के संपर्क में और यहाँ जुड़ जाएगा। जुड़ते ही आप लोगों को दिख ही गया क्या बन जाएगा? फिनॉल। आ गई बात क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनाते हैं। ये बहुत इंडस्ट्रियल मेथड में सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है क्यूमीन वाला। समझ में आ गई बात? क्यूमीन के द्वारा कैसे फिनॉल बनाते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे तो पेरोक्साइड के रूप में ऑक्सीजन जुड़ेगी, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड नाम हो जाएगा इसका, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्योंकि हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है। अब जैसे ही हाइड्रोपेरोक्साइड बन गया उसको हीट कर देंगे, गर्म कर देंगे, एसीटोन अलग हो जाएगा, फिनॉल का निर्माण हो जाएगा। समझ गए? लास्ट मेथड चलो, बी का मीनिंग आप लोगों को बताइए क्या होता है। उधर बी का मीनिंग क्या था? बेंजीन के द्वारा, इधर भी वही है बेंजीन के द्वारा। ठीक है, इधर देखो कैसे बनाएंगे बेंजीन के द्वारा। बेंजीन का क्या करवा दो? ऑक्सीकरण करवा दो। ये ले ली बेंजीन, और बेंजीन का कैटलिस्ट ले लिया मैंने V2O5। V2O5 है ना वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। देखना एक बार, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड ये ना V2O5 वाली रिएक्शन ही। हाँ, V2O5 की प्रेजेंस में ध्यान दो लगभग 583 केल्विन की उपस्थिति में टेम्परेचर, और नहीं भी याद रहता तो इसमें कोई टेम्परेचर इतना आवश्यक नहीं है, इसमें आवश्यक ये है
हाँ भाई, सभी जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, बताओ बेटा ये कैटलिस्ट तुमने इससे पहले भी कहीं देखा था क्या? V2O5 एक बहुत इम्पोर्टेंट, महिमा कहाँ देखा था तुमने V2O5 कैटलिस्ट को? इससे पहले की रिएक्शन में भी कहीं देखा था क्या V2O5? हिंट दे दूं थोड़ा सा, चैप्टर 7 में देखा है। कहाँ देखा है बताओ? चैप्टर 7 में कौन सी रिएक्शन में आता है V2O5? कौन सी रिएक्शन में आता है निशा? कौन सी रिएक्शन में आता है V2O5? पी ब्लॉक नहीं पढ़ा तुमने? क्यों? हैबर रिएक्शन। अंकित हैबर रिएक्शन में नहीं आता बेटा। अरे संपर्क विधि, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में नहीं आता क्या ये स्टेप 3 में? S प्लस O2 SO2 SO2 प्लस O2 स्टेप 2 में आता है, जब SO3 और SO3 वाली जो स्टेप पड़ी थी ना, उसमें कैटलिस्ट आपको चाहिए था V2O5। वो डायग्राम बनाया था एक बड़ा सा अपन ने पी ब्लॉक के अंदर। क्या पढ़ते हैं बेटा फिर? क्या मतलब है तुम लोगों को समझाने का? ध्यान दो, V2O5 की प्रेजेंस में जैसे ही आप इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तो ऑक्सीडेशन करवाने के लिए मैंने यहाँ लिख लिया हाफ O2। या तो तुम हाफ O2 लिख लो, या फिर तुम इस तरीके से ऑक्सीकरण करवाने के लिए ऑक्सीजन लिख लो, एक ही बात है। समझ गए? हाफ O2 का मीनिंग समझ गए? ऑक्सीजन का केवल और केवल परमाणु, ठीक है, O केवल। तो परमाणु यहाँ क्या होगा? मान लो मैं यहाँ जोड़ना चाहती हूँ, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है, पता है तुम्हें? तो जब ये ऑक्सीजन यहाँ जुड़ेगी, यहाँ की क्या निकल के बाहर आएगी? हाइड्रोजन। अब मुझे पता है कि एक केवल ऑक्सीजन जो है वो इस तरीके से जुड़ गई, मान लो। अब यहाँ की हाइड्रोजन बाहर निकल गई। ऑक्सीजन अपने को पता है सिंगल बॉन्ड के ऊपर, एकल बंध के ऊपर ऑक्सीजन का स्थायित्व नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए कितने बंध की आवश्यकता होती है? 2। तो इसीलिए जो यहाँ से हाइड्रोजन निकल के गई है वो किसके साथ जुड़ जाएगी? ऑक्सीजन के साथ। तो ध्यान दो, क्या आपके पास बना? एक तो हाफ O2 से जब अपन ने वायु की उपस्थिति में, कैटलिस्ट V2O5 की उपस्थिति में बेंजीन ऑक्सीकृत होकर के किसका निर्माण कर देती है? फिनॉल का निर्माण कर। आ गया समझ में कैसे करती है? हाफ O2 से तो O जुड़ेगा और इस रिंग में से जो हाइड्रोजन निकल के आएगी वो उस ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ जाएगी। ठीक है, ये कंप्लीट हो गए तुम्हारे 5 इंडस्ट्रियल मेथड। इस तरीके से 10 अपने निर्माण की विधियां पूरी हो गई। इसको याद कैसे करेंगे? सबसे पहली, दोबारा भी पूछ लें अगर किसी को कोई दिक्कत आए तो। 1 नंबर का डी का मीनिंग का डाउ प्रक्रम, दूसरा आर है राशिंग प्रक्रम, देखो अपनी किताब में। के का मीनिंग कोलतार है और सी का मीनिंग क्यूमीन है और लास्ट में बी का मीनिंग बेंजीन का ऑक्सीकरण है। इसको याद कर लेना डायरेक्टर केसीबी से। केसीबी है ना तुम्हारे डायरेक्टर स्कूल के, वो के एस भी है, एस की जगह तुम सी को सिंह को सी भी कह सकते हैं। ठीक है, केसीबी से याद कर लें। हो गया? डायरेक्टर केसीबी करमवीर सिंह बेनीवाल। सुन लेंगे अभी, इधर बाहर ही खड़े हैं कि मैडम मेरे विषय में क्या पढ़ा रही है आज टीचर्स डे पे। ठीक है, हो गया यार। अब ये तो थे इंडस्ट्रियल मेथड। अब लैब के अंदर थे, ये मेथड पढ़ाए थे मैंने कल डॉक्टर से गुरु। ये ग्रिन्यार सैलिसिलिक अम्ल डाइअजोनियम क्लोराइड बेंजीन के द्वारा। ये देखो ये 2 मेथड तो एक जैसे ही है। राशिंग वाला राशि, जैसे राशि पढ़ते हैं ना अपन पेपर में, शुरू से पढ़ते हैं मेष तुला स्टार्टिंग से, वैसे ये ध्यान रखना कि राशिंग में शुरू से बनाना है अपने को। मतलब बेंजीन से पहले तो अपन हेलोएरिन बनाएंगे, डाउ के अंदर डाउ में हेलोएरिन ले लेते हैं और उसमें पहले तो हेलोएरिन बनाएंगे, फिर हेलोएरिन से फिनॉल बनाएंगे। ठीक है, कोई ऐसा स्टूडेंट है भाई जिसको निर्माण की विधियों में प्रॉब्लम है इन 10 मेथड में? कोई सा पूछना है क्या? बोलो फटाफट पूछ लो। नंबर लिखे हुए बेटा सबके सामने। लैब मेथड के नंबर है 5 और इंडस्ट्रियल का नंबर है। मैम प्लीज डाउ मेथड वापस बता दो। इंडस्ट्रियल मेथड का 3rd महिमा, इंडस्ट्रियल मेथड का 3रा कोलतार वाला,
और किसने पूछा है? मयंक, डाउ प्रोसेस देख फटाफट बेटा। डाउ प्रोसेस और हेलो एरिन एक साथ पढ़। हेलो एरिन को याद कर। हेलो एरिन क्या होती है? ये रहा हेलो और ये रही एरिन। अपन ने पढ़ा था कि यदि अपन इसमें NaOH मिला देते हैं 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेरिक दाब पे, तो पहले तो बनता है यहाँ का H, यहाँ का ClHCl जाता है और ONa बन रहा था, और फिर HOH डाला था तो बन रही थी फिनॉल। यही पढ़ा था तुमने फर्स्ट इधर के एल्कोहल। डाउ क्या है? डाउ बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है, मतलब दो पदों में नहीं करना, सब कुछ ये कि ये तीनों चीजें को। यदि तुमने इसमें कैटलिस्ट CuCl2 मिला दिया तो डाउ हो जाएगी वो। मतलब कैसे कि CuCl2 डालते ही यहाँ का HCl नहीं जाएगा बाहर, यहाँ से NaCl जाएगा बाहर, और NaCl हटते ही यहीं पे अपनी क्या बन जाएगी? फिनॉल बन जाएगी। ये पद अपने को नहीं पढ़ना पड़ेगा। समझ गए? ये डाउ हो गई। अब देखो महिमा, कोलतार अभी बताया था, कार्बन के अशुद्ध रूप को कोलतार कहते हैं। कोलतार का को क्या करेंगे? प्रभाजी आसवन करवाएंगे। बताया था तब तक गर्म करें जब तक कि वो वेपराइज नहीं हो जाए, वाष्पित नहीं हो जाए। तो कोलतार का जब प्रभाजी आसवन करवाएंगे तो फिनॉल का एक अशुद्ध रूप प्राप्त होगा, एक तेल सा बाहर निकलेगा उसमें से, वो होती है फिनॉल ही है पर वो अशुद्ध रूप है फिनॉल, जिसे अपन क्या कहते हैं? जिसे अपन मध्य तेल अंश कहते हैं। ठीक है, इस मध्य तेल अंश में क्षार डालो, क्षार डालते ही सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होगा। फिर अगर क्षार में ये जरूरी नहीं है तुमने KOH डाला तो पोटेशियम फिनॉक्साइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो क्षार शब्द लिखते हो तो ये लिख देंगे कि फिनॉक्साइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और उसका जब आप जल अपघटन करवाएंगे तो जल अपघटन करवाते ही आपको क्या प्राप्त होगी? फिनॉल। समझ में आ गई बात अच्छे से? ठीक है, जैसे रोड पे ये डामर होती है ना, घर लिया है, इसको गर्म किया, खूब वाष्पित होने तक गर्म कर दिया, फिर उसके बाद में उसमें मध्य तेल अंश प्राप्त होगा, तेल सा बाहर निकलेगा, फिर उस मध्य तेल अंश में क्षार डालेंगे, क्षार डालने के बाद में क्या? फिनॉक्साइड प्राप्त होगा, और जैसे ही अपन उसमें जल अपघटित करवाएंगे उसको फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और कोई स्टूडेंट जिसको कुछ समझना है फटाफट देख ले बेटा, फिर अपन इसके बहुत छोटे छोटे से भौतिक गुण है दो, वो पढ़ के फिर रासायनिक अभिक्रियाओं पे चलेंगे। राशिंग प्रोसेस हम क्यूमीन अभी बताते हैं। देखो मनोज, राशिंग प्रोसेस बेटा, राशिंग को इधर जोड़ दे बेंजीन से, तो मतलब राशिंग के अंदर अपन क्या बना रहे हैं? बेंजीन लेंगे, ये ले लिए बेंजीन। अब जो डाउ का, मैंने ये मेथड इसी तरीके से बनाया कि तुम याद करो। डाउ का उत्प्रेरक कौन था? वही राशिंग का उत्प्रेरक होगा पहला। कौन था? CuCl। तो यहाँ लगा दो CuCl2। जैसे CuCl2 लगा करके अपन इसका क्लोरीनेशन करवाएंगे तो HCl हटेगा इसमें से और Cl जुड़ जाएगा रिंग पे, मतलब हेलो एरिन बनी है अभी तो अपनी। और राशिंग सिलिका, मतलब आप अपने को इसमें क्या डालना है? SiO2 डाल के इसका जल अपघटन करवाएंगे, HCl बाहर चला जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। ये हो गई राशिंग प्रोसेस। मनोज और बोलो बेटा। अब पूछा है इसमें क्यूमीन, ध्यान दो क्यूमीन क्या होती है देखना। हाँ, क्यूमीन किसको कहते हैं? बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपिल का योग, आइसोप्रोपिल का योग क्यूमीन कहलाता है। इसका ऑक्सीजन से क्रिया करवाएंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जुड़ेगी ऑक्सीजन, ये जुड़ गई ऑक्सीजन, ये आ गया CH3, इधर भी CH3, और ये आ गई आपकी वैलेंस। जैसे ही आप इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच के, यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में पेरोक्साइड को जोड़ दिया, ये वाला बॉन्ड तो इधर चला जाएगा, ये यहाँ से कट होते ही देखो ये वाला एसिडोन बाहर CH3CO CH3, और ये OH और ये रिंग जुड़ जाएगी तो बन जाएगा फिनॉल। और कोई किसी को प्रॉब्लम है और किसी चीज में पूछना है बेटा कुछ? अब देखो आज भेजूंगी निर्माण की विधियों का PDF, फिर आप कॉपी के अंदर अपनी में नोट कर लेंगे फिनॉल एडिंग लगा। ठीक है, आप बोलो
और कोई समस्या है किसी को? अब अपन पढ़ेंगे मेथड ऑफ रोटेशन। महिमा और कुछ पूछना है क्या? महिमा कहेगी मैडम मेरे पीछे पड़ी रहती है हमेशा। पूछना है क्या बेटा किसी को भी कुछ? नो मैम। हाँ हाँ पोटू को, हाँ तो वो एरो के ऊपर लिखो फिर। अगर तुम हाँ पोटू की जगह ओ लिखते हो ना तो वो फिर अपन यहाँ लिखते हैं ऑक्सीकरण। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ नहीं लिखते प्लस में फिर, क्योंकि प्लस ऑक्सीकरण नहीं होता। अगर तुम हाँ पोटू लिख रहे हो ना मतलब अपन ने कोई ना कोई क्रियाकारक लिया है, इसका मीनिंग है उत्प्रेरक लिया है, तो फिर उसको फिर अपने को इधर लिखना पड़ेगा। ठीक है। हाँ पोटू का मतलब बेटा बात एक ही है, अच्छा और बुरे से कोई मतलब नहीं, बात एक ही होती है। तुम हाँ पोटू लिख दो मतलब भी ऑक्सीजन का परमाणु है और इसका मीनिंग भी ऑक्सीजन का परमाणु ही होता है। फर्क इतना है कि इसका मतलब ये होता है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में ज्यादा ऑक्सीजन जुड़ सकती है इससे, इसलिए अपन केवल परमाणु लेंगे तो एक ही जुड़ेगा। जब एक परमाणु अपने पास तो एक ही जुड़ेगा। यदि अपन ऑक्सीजन, जैसे कई जगह तुमने देखा ना अपन ऑक्सीजन लगा देते हैं तो ऑक्सीजन से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से अम्ल बन रहा था, तो ज्यादा ऑक्सीजन भी जुड़ सकती है, इसमें ये संभावना रहती है। पर मैं लूंगी एक ही तो जुड़ेगी एक ही ना, क्योंकि मुझे एक ही जोड़ने की जरूरत है फिनॉल बनाने की। ठीक है, इसलिए हाफ O2 लिख दो, जैसे बुक में लिखा हुआ है ना हाफ O2 करके। ठीक है। हाँ भाई अब ध्यान दो बेटा सभी, भौतिक गुण पे आ जाओ। अल्कोहल के भौतिक गुण जिस बच्चे ने ध्यान से पढ़े हैं फिनॉल के भी आराम से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले जल में विलय होगा कि नहीं वो देखने के लिए, यदि फिनॉल ने, ये रही अपनी फिनॉल, अगर उसने जल के अणुओं के साथ में कैसा बंध बना लिया, हाइड्रोजन बंध, तो जल में विलय हो जाएगी, नहीं बनाएगी तो नहीं होगी। तो देख लेते हैं अपन जल के अणुओं के साथ, ये रहा जल और ये रही दूसरी फिनॉल। अभी देखते हैं, देखिए क्या होता है, ये देखना इसका हाइड्रोजन फिनॉल का, तो जल का क्या आ रहा है, ऑक्सीजन एक प्रबल विद्युत ऋणी तत्व है और हाइड्रोजन के मध्य बनने वाला बंध ही कहलाता है हाइड्रोजन बंध। और यदि जल की होगी हाइड्रोजन तो फिनॉल का क्या होगा, ऑक्सीजन। ये लो, ये आगे से आगे ऐसे बंद बनते जाएंगे, समझ गए। अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध, जल के अणुओं के साथ में फिनॉल अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। ये अंतरा आणविक है कि अंत है, अंतरा, तो अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण फिनॉल जल में विलय होती है, समझ गए, घुलेगी आराम से जल में। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट। अगर तुम्हें पूछ ले अल्कोहल ज्यादा घुलती है फिनॉल, बताओ अल्कोहल, कारण पता है कि अपन ने क्या पढ़ा था कि जितना समूह छोटा होगा ना विलयता उतनी ज्यादा होगी, कारण क्योंकि ये जल के अणु के साथ बन रहा है बेटा बंध। अब जल का अणु तो बढ़ेगा नहीं, तो ये आकर्षण क्या है, दुर्बल है। यदि तुमने यहाँ कोई भारी समूह लटका दिया तो अपने वजन की वजह से वो झुक जाएगा, झुकते ही ये बंध यहाँ से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, टूटते ही विलयता खत्म। अब यही एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। अभी मेथेनॉल और एथेनॉल में बताया था मेथेनॉल ज्यादा विलय, जितने कम कार्बन होंगे समूह उतना हल्का होगा और हल्का होने की वजह से बंध उसका थोड़ा प्रबल होगा। ठीक है। अब क्वंथनांक और गलनांक में ये बात ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है गलनांक क्वंथनांक बढ़ते हैं, समझ गए। तो अब अपन चलते हैं इसके गलनांक क्वंथनांक के ऊपर। तो गलनांक क्वंथनांक पर भी किसका प्रभाव पड़ता है, हाइड्रोजन बंध का। जब कोई भी यौगिक अपने ही अणुओं के साथ में हाइड्रोजन बंध बना ले, जैसे एक फिनॉल दूसरी फिनॉल के साथ में हाइड्रोजन बंध बना ले, तो उसके एमपीवीपी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो अपन देखते हैं, देखिए इथर से, इथर में तो बनेगा नहीं, आपको बताया था। ठीक है, क्योंकि ROR होता है उसमें दोनों तरफ, तो जब ROR होंगी उस स्थिति में उसके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन बंध कहाँ से बनाए। ठीक है, तो अब फिनॉल देखते हैं, देखिए एक फिनॉल दूसरी फिनॉल के साथ कैसे जुड़ती है। ये लिख दिया मैंने OH, देखते जाएंगे, ये लिख लिया मैंने OS, समझाने के लिए 3 फिनॉल दिखा दी, और ये आ गई O और S। देखना इसका हाइड्रोजन तो आगे आने वाली का क्या होगा, ऑक्सीजन, फिर इसका हाइड्रोजन तो फिर आगे आने वाली का। इस तरीके से देखो एक फिनॉल दूसरी फिनॉल से जुड़ी हुई है अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध से, तो इसलिए फिनॉल जब जुड़ जाएंगी ना
अणुओं की संख्या ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा होगी तो एमपीबीपी अपने आप ही क्या होंगे, ज्यादा होंगे। मैंने ये एग्जांपल तुम्हें समझाया भी था बेटा। एक तो एक मार्कर हो अभी, और ये सारे मार्कर अभी जुड़ जाए, 8-10 मार्कर हो जाए, तो अब एक तो इस मार्कर को उबालने में एक अकेले मार्कर को तुम्हें तापमान देना पड़ेगा, गलनांक मतलब गलाने के लिए, क्वथनांक मतलब उबालने के लिए। तो एक को गलाने और उबालने के लिए अपने को टेम्परेचर देना, और एक 8-10 जुड़े हुए होंगे, तो ज्यादा किसमें देना पड़ेगा, जो जुड़े हुए हैं उनमें। तो जब बंद से कोई यौगिक जुड़ जाता है ना, तो उसके एमपीबीपी बढ़ जाते हैं। समझ गए? ठीक है, अब अपन नेक्स्ट जो चलते हैं, ये हो गई इसके भौतिक गुणों की बात। ये भौतिक गुण आपको कॉपी के अंदर बुक से ही करने हैं, ठीक है, ये आप बुक से ही लिख लेना। हालांकि पीडीएफ में भी ये चीजें लिखी हुई होगी, पर बुक से और लिख ले, एक ही बात है, वो पीडीएफ से लिखो चाहे बुक से। अब अपन चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया पे। ध्यान दो, रासायन, अब ये जो पढ़ा रही हूँ ना ये वाली चीज, इसकी क्लास गलती से किसी को भी मिस नहीं करनी, कारण क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया वाला जो फिनॉल का पार्ट है ना, बोर्ड एग्जाम का 100% निश्चित क्वेश्चन है। वो हर साल इस रासायनिक अभिक्रिया में से आता है। कौन सा, वो भी बताती हूँ। वो आएगा अम्लीय प्रकृति का पहला, जो उधर पढ़ा था ना तुमने अल्कोहल, फिनॉल की एसिडिक नेचर का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल आपको, चाहे वो प्री बोर्ड का पेपर हो, चाहे अर्धवार्षिक का हो, चाहे बोर्ड एग्जाम का वार्षिक का पेपर हो, सब में मिलेगा। तो क्या है, ध्यान देंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के 3 भाग है फिनॉल के। अब मैं इधर तुलना करने के लिए अल्कोहल को भी ले लूं। अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने भाग पढ़े थे तुमने? OH बंद विदलन, RO बंद विदलन, ठीक है, CO या RO एक ही बात। इसमें फर्स्ट जो अभिक्रिया है वो तो वही है जो अल्कोहल की थी, कौन सी? OH बंद विदलन वाली। फिनॉल की OH बंद विदलन, जब H छोड़ के जाता है तो अपन उसको क्या बोलते हैं? अम्लीय प्रकृति, OH बंद विदलन की अभिक्रिया। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया ध्यान देंगे, अपन जब इसकी अनुनादी संरचनाएं बनाएंगे तो अपने को आवेश का पता चलेगा कि ऑर्थो पे, पैरा पे कौन सा चार्ज आएगा, उसके हिसाब से आएगी इसकी इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। और तीसरी अभिक्रिया आएगी संगणन अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया के नाम से भी अपन इसको जानते हैं, ठीक है, संगणन या युग्मन अभिक्रिया। तो फर्स्ट अभिक्रिया जो है अपनी, वो है अम्लीय प्रकृति या OH बंद विदलन, OH बंद विदलन की अभिक्रिया। OH बंद विदलन में वो की वही बात पढ़ेंगे, देखना, ये ले लिया फिनॉल, हाँ भाई, तोड़ते ही देखना क्या बनेगा, सब कुछ देखते जाए। इलेक्ट्रॉन बताओ कितने से है सही, यहाँ 4। अब देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इस बंद का इलेक्ट्रॉन भी ले लिया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 6। 4 तो पहले के पढ़े, 2 इस बंद के हो गए, 6। 6 और 1 ये कितने हो गए? 7 होते हैं। ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आएगा? माइनस। इसी को अपन कौन सा आयन कहते हैं? फिनोक्साइड आयन। समझ गए? जैसे अल्कोहल बनाती है अल्कोक्साइड, फिनॉल बनाती है फिनोक्साइड आयन। वो की वही अभिक्रिया जब तुम इसकी कौन सी धातु से, सोडियम धातु से करवाते हो, किसी भी धातु से अपन जैसे अल्कोहल की करवा